भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। क्रांतीचे महासूर्य भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। शाहू महाराजांच्या नगरीमध्ये या ठिकाणी आल्यानंतर त्यांच्या पुढेही नतमस्तक होतो आणि महालक्ष्मी अंबाबाईचा आशीर्वाद आपल्या सगळ्यांकरता आणि विशेषतः अमित भाईंकरता या ठिकाणी मागतो। आज आपल्या सगळ्यांकरता ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की आपले लाडके नेते, अतिशय कर्तव्यनिष्ठ, कर्मठ, देशभक्त असे कणखर नेते, भारताचे गृहमंत्री आणि भारताचे पहिले सहकारिता मंत्री माननीय अमित भाई शहा हे आपल्यामध्ये आले आहेत। आपण सगळे मिळून जोरदार टाळ्यांनी त्यांचं स्वागत करूया। आपलेच असलेले माननीय चंद्रकांत दादा पाटील, आपले प्रदेशाचे अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखरजी बावनकुळे या ठिकाणी विशेषतः उपस्थित, आपले खासदार धनंजय महाडिकजी, खासदार संजय मंडलिकजी, खासदार संजय काका पाटील या ठिकाणी उपस्थित, मंत्री सुरेश भाऊ खाडे, सुरेशजी हळवणकर, विशेष रूपानं या ठिकाणी उपस्थित असलेले आपले राष्ट्रीय सहसंघटन मंत्री आदरणीय शिवप्रकाशजी, मकरंदजी देशपांडे, विनयजी कोरे, प्रकाशजी आवाडे, बाळाभाऊ भेगडे, प्रमोदजी जठार, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित महेशजी जाधव, समरजित सिंहजी घाटगे, राहुलजी चिकोडे, अमलजी महाडिक, नाना कदम, गोपीचंदजी पडळकर, पृथ्वीराज बाबा देशमुख, मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व माझ्या भगिनी आणि बंधूंनो, कोल्हापूरचे लोक किती हुशार आहे बघा। आमच्या मंडलिक साहेबांनी सांगितलं जावई आले आहेत, जावयाला काय मागायचं, आणि मंडलिक आणि महाडिक दोघांनी सगळं मागून टाकलं। पण आपले नेते आले तर त्यांना तसेही सोडू नये, जे मागायचे ते मागितलंच पाहिजे। आणि हे असे नेते आहेत की जे मागाल ते देतात आणि खऱ्या अर्थानं सहकारिता मंत्री झाल्यानंतर सहकार क्षेत्रामध्ये जे असंभव वाटायचं ते देण्याचं काम माननीय अमित भाईंनी या ठिकाणी केलं। आणि खऱ्या अर्थानं आमच्या शुगर मिलचा इन्कम टॅक्स रद्द करणं असेल किंवा त्याच्याही आधी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्सचे प्रमुख म्हणून इथेनॉलची पॉलिसी आणणं असेल, एक्सपोर्टची पॉलिसी आणणं असेल, मिनिमम सेलिंग प्राइसचं धोरण असेल, या प्रत्येक गोष्टीमध्ये माननीय अमित भाईंनी जो पुढाकार घेतला, आज खऱ्या अर्थानं आमचा साखर उद्योग जगला तरला, तर त्याकरता माननीय नरेंद्र मोदीजींचं सरकार आणि माननीय अमित भाई शहा यांना आपण धन्यवाद दिले पाहिजे। आज खरं तर छत्रपती शिवरायांची जयंती आहे आणि या जयंतीच्या निमित्ताने आज आम्ही शिवनेरीला गेलो। त्यानंतर अमित भाईंच्या हस्ते पुण्यामध्ये शिवसृष्टीचं लोकार्पण देखील त्या ठिकाणी झालं आणि आपण सगळे या ठिकाणी छत्रपती शिवरायांना आपलं दैवत समजतो। खऱ्या अर्थानं राज्य कारभार कसा चालवायचा याचा मूलमंत्र कोणी दिला असेल तर तो छत्रपती शिवरायांनी दिला। रयतेचं राज्य काय असतं हे छत्रपती शिवरायांनी आपल्याला शिकवलं आणि त्याच वेळी
स्वाभिमानाने कसं जगलं पाहिजे हे देखील छत्रपती शिवरायांनी आपल्याला शिकवलं आणि म्हणूनच आज आपण स्वाभिमानानं जगतोय कारण छत्रपती शिवराय होऊन गेले आणि म्हणून आज या ठिकाणी हा स्वाभिमान आपला जागृत आहे। आणि मग आज ज्यावेळी कोल्हापूरमध्ये तुमच्या समोर मी उभा आहे त्यावेळी मला आठवतं 2019 साली मंडलिक साहेब आपल्याला देखील लक्षात असेल आम्ही प्रचाराची सुरुवात याच कोल्हापूरपासून केली होती। भाजप आणि शिवसेना युतीच्या प्रचाराची सुरुवात इथनं केली आणि 42 जागा निवडून आणल्या। एक फार मोठा विजय हा महालक्ष्मी अंबाबाईच्या आशीर्वादाने आपल्याला प्राप्त झाला। त्यानंतर विधानसभेतही विजय प्राप्त झाला पण दुर्दैवाने आपल्याला कल्पना आहे की त्यावेळी संबंधांपेक्षा खुर्ची महत्त्वाची ठरली आणि खुर्चीच्या हव्यासापोटी काही लोकांनी 25 वर्षाची युती तोडली आणि विरोधकांसोबत जाऊन त्या ठिकाणी संसार थाटला। आणि काय म्हणाले ते म्हणाले आम्ही याकरता गेलो की 25 वर्षात त्यांच्या मताप्रमाणे 25 वर्षात ते युतीमध्ये सडले पण काळाची महिमा बघा ते ज्यांच्या सोबत गेले 2.5 वर्षात ते संपले। असंघाशी संघ केला तर काय होतो 2.5 वर्षामध्ये ते ज्यांच्या सोबत गेले त्यांनी त्यांना संपवलं आणि अक्षरशः रस्त्यावर आणून ठेवलं। आणि एकच गोष्ट लक्षात ठेवा शिवसेना हा विचार आहे शिवसेना ही प्रॉपर्टी नाही आहे त्यामुळे कोणाचं घर मालमत्ता हा वारसाने कोणाला मिळू शकते परंतु विचार हा मात्र त्या ठिकाणी जगावा लागतो आणि त्या विचाराने जगण्याचं काम एकनाथराव शिंदेंनी केलं। आणि ज्यावेळी ज्याप्रमाणे ते काल म्हणाले की धनुष्यबाण हा काँग्रेस राष्ट्रवादीकडे गिरवी ठेवला होता त्यांनी लढाई करून भारतीय जनता पक्षासोबत सरकार स्थापन करून पुन्हा बाळासाहेबांचा धनुष्यबाण हा परत शिवसेनेकडे आणला विचारांच्या शिवसेनेकडे आणला। आणि म्हणून मला विश्वास आहे बावनकुळेजी तुम्ही महाविजय अभियान पुन्हा कोल्हापूरपासून सुरू केलेलं आहे आणि कोल्हापूरपासून सुरू झालं की आशीर्वाद मिळतोच त्यामुळे महाविजय मिळणार याबद्दल माझ्या मनात कुठली शंका नाही। आज देशाचे नेते माननीय मोदीजी यांच्या नेतृत्वात ज्या प्रकारे देश विकसित होतोय ज्या प्रकारे सामान्य माणसाच्या जीवनामध्ये परिवर्तन होत आहे गरीब कल्याणाचा अजेंडा राबवला जातोय। पहिल्यांदा गरीब असेल मध्यमवर्गीय असेल दीनदलित असेल ओबीसी असेल सामान्य माणूस हा सरकारच्या विकासाच्या अजेंड्यावर आलेला आहे। पहिल्यांदा केंद्र सरकारच्या योजना कुठल्याही भ्रष्टाचाराविना शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचतायत। पहिल्यांदा भ्रष्टाचारी अशा प्रकारची व्यवस्था मोडून काढण्याचं काम मोदीजींनी केलं आणि ही मोडल्यामुळे या देशाचे 2.5 लाख कोटी रुपये जे भ्रष्टाचारामध्ये जायचे ते वाचवण्याचं काम माननीय मोदीजींनी केलं आणि त्या माध्यमातून गरिबाच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडवण्याचं काम हे माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वात झालेलं आपण बघितलं। आज आपण बघा मोदीजी ज्यावेळेस सत्तेवर आले या देशामध्ये एम्प्लॉयमेंट प्रॉव्हिडंट फंडचे अकाउंट होते केवळ 5 कोटी। 5 कोटी म्हणजे ज्यांना एम्प्लॉयमेंट आहे त्यांचं एम्प्लॉयमेंट प्रॉव्हिडंट फंड अकाउंट निघतं ते एम्प्लॉयमेंट प्रॉव्हिडंट फंड अकाउंट होते केवळ 5 कोटी आणि आता 8 वर्षानंतर ते आहेत 27 कोटी म्हणजे जवळजवळ 22 कोटी नवीन लोक हे त्या ठिकाणी रोजगार प्राप्त करून एम्प्लॉयमेंटचं अकाउंट उघडून त्या अकाउंटच्या माध्यमातून फॉर्मल इकॉनॉमीमध्ये या ठिकाणी आलेले आपण बघितले। आज कोविडच्या काळामध्ये ज्या प्रकारे कोविडचा मुकाबला मोदीजींच्या नेतृत्वात
आपल्या देशाने केला, आज जग देखील आश्चर्य करताय। जगाला वाटत होतं कोट्यावधी लोक मरून जातील, त्यांना या ठिकाणी लस देता येणार नाही, पण काश्मीर ते कन्याकुमारी आणि गुजरात ते अंदमान या ठिकाणी एकाच दिवशी एकाच वेळी सगळ्या भागामध्ये लस देऊन आणि किती 230 कोटी लसी या ठिकाणी आपण दिल्या, जो एक रेकॉर्ड आहे। जगाची लोकसंख्या ही 600 कोटी आहे आणि आपण 230 कोटी या ठिकाणी लसी दिल्या, हा विक्रम आपण या ठिकाणी करून दाखवला। 102 कोटी लोकांना आपण लसी दिल्या। त्यामुळे ही जी नवभारताची ताकद आहे, या ताकदीमुळे आज खऱ्या अर्थानं मोदीजींसारखं एक देवदुर्लभ नेतृत्व आपल्याला लाभलंय आणि त्यांच्याच नेतृत्वात आता महाराष्ट्रामध्येही आपलं सरकार आलंय। खरं म्हणजे आपल्याशी ज्यांनी बेईमानी केली होती त्यांना त्यांची जागा दाखवण्याचं काम आपण 6 महिन्यापूर्वी केलं। 6 महिन्यापूर्वी आपण दाखवून दिलं की बेईमानी आम्ही सहन करणार नाही आणि कोल्हापूरच्या भाषेत आपण जर सांगितलं तर असं चितपट केलं की पुन्हा आता उठून उभं राहता येणार नाही, अशा प्रकारची त्या ठिकाणी आपण अवस्था केली। आणि म्हणून आज आपण लक्षात घ्या, केवळ 6 महिने सरकार येऊन झाले पण अनेक महत्त्वाचे निर्णय आपण केले। आपल्याला माहिती आहे मागच्या सरकारच्या काळामध्ये सातत्याने केवळ घोषणा व्हायची, ज्यांनी प्रामाणिकपणे शेतीचं कर्ज भरलंय त्यांना 50,000 रुपये इन्सेंटिव्ह देऊ, पण आपल्याला माहिती आहे की या ठिकाणी लबाडाचं आमंत्रण जेवल्याशिवाय खरं नाही। असे लबाड होते, 3-3 वेळा घोषणा केल्या, टाळ्या वाजवून घेतल्या, पण एक फुटकी कवडी देखील दिली नाही। आपलं सरकार आल्याबरोबर प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये 50,000 रुपये देणं आपण सुरू केलं। पहिल्या झटक्यात 6.5 लाख शेतकऱ्यांना दिले, आता 3 लाख शेतकऱ्यांना अजून देतोय, त्यानंतर उर्वरित शेतकऱ्यांना देखील आपण देतोय। आणि याच वेळी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना 7,000 कोटी रुपये हे त्या ठिकाणी देण्याचं काम आपल्या सरकारच्या माध्यमातून आपण केलंय। खरं म्हणजे मोठ्या प्रमाणात योजनांची सुरुवात झाली आहे। आज आपण पाहतो 2.5 वर्ष महाराष्ट्रामध्ये एकही नवीन योजना होत नव्हती, पण आता महाराष्ट्राला फास्ट ट्रॅकवर आणण्याचं काम आपण करतोय। या महाराष्ट्रामध्ये खरं म्हणजे आता 2020 ची मॅच आपल्याला खेळायची आहे, कारण आपल्याला कल्पना आहे की आपले 2.5 वर्ष वाया गेले आहेत। 2.5 वर्षात 5 वर्षाचं काम आपल्याला करायचं आहे, पण मला विश्वास आहे की तुमच्यासारखे लोक कार्यकर्ते पाठीशी असल्यानंतर निश्चित ही 2020 ची मॅच आपण जिंकू आणि 2.5 वर्षामध्ये आपण 2.5 वर्षामध्ये 5 वर्षाचं काम हे निश्चितपणे या ठिकाणी करून दाखवू। तुम्ही बघा, आपण निवडून आल्याबरोबर पहिल्यांदा काय केलं असेल तर या ठिकाणी वर्ल्ड बँकेसोबत चर्चा केली आणि वर्ल्ड बँकेला सांगितलं सातत्याने आमच्या सांगलीमध्ये कोल्हापूरमध्ये पूर येतो, पुरामुळे इथली अवस्था वाईट होते। गेले अनेक वर्ष पूर आता सातत्याचा झालाय आणि म्हणून हे जे पुराचं पाणी आहे ते शहरामध्ये येऊ नये म्हणून ज्यावेळी पूर येतो त्याचं पाणी हे वळण बंधाराच्या माध्यमातनं आणि टनेल्सच्या माध्यमातनं हे जर आपण दुष्काळी भागाकडे नेलं तर दुष्काळी भागालाही फायदा होईल आणि या ठिकाणी पुरापासून आमची सुटका होईल। आणि या संदर्भातला प्रस्ताव आपण तात्काळ वर्ल्ड बँकेला दिला। वर्ल्ड बँकेचे कंट्री हेड आले होते, शिंदेजी आणि मी त्यांच्यासोबत बसलो। मागच्या काळामध्ये जेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो आपण प्रस्ताव ऑलरेडी दिला होता, त्या दिवशी आम्ही चर्चा केल्या आणि चर्चेमध्ये त्यांनी तत्वतः सांगितलं की आम्हाला हा प्रस्ताव मान्य आहे आणि या संदर्भात तुम्ही केंद्र सरकारच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव आमच्याकडे पाठवा आणि आम्ही या प्रस्तावाला मान्यता देऊ। लवकरच हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे आम्ही पाठवतो आहोत, परिपूर्ण प्रस्ताव बनवणं चाललंय आणि मला विश्वास आहे हा प्रस्ताव जर मान्य करून आपण याचं काम करू शकलो तर या पुराच्या विळख्यातनं आपण निश्चितपणे आमच्या कोल्हापूरला आणि सांगलीला काढू शकू। खरं म्हणजे अनेक गोष्टी या ठिकाणी सांगण्यासारख्या आहेत, पण माननीय अमित भाईंना जायचंही आहे आणि त्यांना आपल्याला ऐकायचंही आहे। मी आपल्याला एवढीच विनंती करण्याकरता आलो आहे, महाविजय अभियान हातामध्ये घेतलाय।
महासंपर्क अभियान देखील हातामध्ये घेतलाय। संपर्क आणि संवादाचं आपलं अभियान आहे। संपर्क आणि संवाद हीच खऱ्या अर्थानं यशाची गुरुकिल्ली आहे। मी नेहमी असं म्हणतो की भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमधलं कार्यकर्ता पण जिवंत आहे, म्हणून भारतीय जनता पार्टी प्रगती करतो। जेव्हा हे कार्यकर्ता पण मरेल आणि आपण केवळ नेते हो तेव्हा आपली प्रगती थांबेल। पण मला या गोष्टीचा आनंद आहे की आपल्यामधलं कार्यकर्ता पण जिवंत आहे आणि प्रत्येक कार्यकर्त्याची आज ही आवश्यकता आहे की हा जो संवादाचा कार्यक्रम आहे, हा कार्यक्रम हातामध्ये घेऊन आपल्याला जनतेपर्यंत जायचं आहे। माननीय मोदीजींनी केलेली कामं, राज्य सरकारने केलेली कामं सांगायची आहेत। धन्यवाद मोदीजी सारखा कार्यक्रम की ज्याच्यामध्ये 80 लाख लोक मोदीजींना धन्यवाद मानणारी पोस्टकार्ड देत आहेत। 2 कोटी लोकांकडून आपल्याला ती पोस्टकार्ड घ्यायची आहेत। या ठिकाणी युवा वॉरियर सारखा आपला कार्यक्रम की ज्याच्यामध्ये 18 ते 25 वयोगटातले युवा वॉरियर आपल्याला तयार करायचे आहेत की जे या नवमतदारांना आकर्षित करतील। आणि त्याचसोबत आता आपल्याला कल्पना आहे की पुढची लढाई जशी जमिनीवर आहे तशीच ती लढाई डिजिटलही आहे, ती सोशल मीडियावर देखील आहे। या दोन्ही लढाईमध्ये आपले सैनिक म्हणून जे युवा वॉरियर काम करतील त्यांच्याही करता संघटन उभं करण्याचं काम हे आपल्याला करायचं आहे। आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टी करता कोल्हापूर जिल्ह्याने सज्ज व्हावं। मागच्या काळामध्ये लोकसभेत तर यश मिळालं, पण विधानसभेमध्ये काही ठिकाणी आपण मागे पुढे झालो आणि त्यामुळे योग्य ते यश आपल्याला मिळू शकलं नाही। आता माझी विनंती आहे, जसं 100% यश लोकसभेत मागच्या वेळेस मिळालं होतं, याही वेळेस लोकसभेत 100% यश मिळेल आणि विधानसभेतही 100% यश मिळालंच पाहिजे। ही जबाबदारी मंचावरच्या सगळ्यांची आहे। लोकसभेमध्ये विधानसभेच्या सगळ्या लोकांनी यश आणायचं आहे आणि लोकसभावाल्यांनी विधानसभावाल्यांचं यश आणायचं आहे। सगळ्यांनी एकत्रितपणे काम करायचं आहे। शिवसेना भाजप आपण एकत्रितपणे जर लढाईला उतरलो तर मला विश्वास आहे की कोल्हापूर जिल्हा हा भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेचा जिल्हा असेल आणि या ठिकाणी भगवाच आपल्याला फैरताना आपल्याला दिसेल। त्याकरता मी आपल्या सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि माझं बोलणं संपवतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी माननीय अमित भाई जी का मार्गदर्शन के बाद जो 12 विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ता है जिनकी सूची बनी है, उन्होंने ही 25 मल्टीप्लाई बाय 12 300 लोगों ने ही बैठक के लिए बाजू अपने कार्यालय में जाना है। जल्दी से जल्दी वो पहुंचे। मुझे मालूम है कि वो अलग अलग जगह पर बैठे, थोड़ी तत्परता दिखाए। जिस निमित्त हम आए हैं वो भी जिक्र मैं करना चाहता हूँ कि माननीय अमित भाई जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो भारतीय जनता पार्टी के सारे डायमेंशन बदले। सभाएं कितनी होनी चाहिए, बैठकें कितनी होनी चाहिए, कार्यालय कितना बड़ा होना चाहिए, विजय कितना मिलना चाहिए, विधानसभा में चुनकर आना है तो बस 50% नहीं उससे ज्यादा, सारे प्रमाण बदल गए। तो उन्होंने आग्रह किया कि सब जिले में कार्यालय बड़ा हो। अपने घर बड़े होते हैं ना, कार्यालय बड़ा हो। तो माननीय देवेंद्र जी ने सबको आदेश दिया और लगभग सारे जिलों की जमीन हुई है। लगभग 10 जिलों के कार्यालयों का निर्माण शुरू हुआ है। अपना सौभाग्य है कि ये कार्यालय लगभग सिविल वर्क पूरा हुआ, इंटीरियर बाकी है। मई महीने में वो पूरा करके फिर से देवेंद्र जी को बुलाएंगे, बड़ा कार्यक्रम करेंगे। मुझे मोह हुआ कि जब अमित भाई उनके पत्नी के स्कूल को 100 साल पूरे हुए तो आ रहे हैं, तो कार्यालय दिखाएंगे, थोड़ा वहां मंदिर बनाना है तो उसका भूमि पूजन करेंगे। मोह में मैंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। मैं अमित भाई की क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा हमने 6 साढ़े 6 बजेंगे माना, इसलिए धूप का सोचा नहीं और इसलिए थोड़ा नेता कितने समझदार होते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को बड़े प्रेम से बर्ताव करते हैं। जब उनको पिछले कार्यक्रम में ध्यान में आया कि अभी और 40% लोग आने हैं तो उनको कुछ कॉफी भी पीने नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो दादा कॉफी पीनी है, तो कॉफी पीने के निमित्त वो बाजू में बैठे। तब तक लोग आए तो बोले चलो, उनके कान में किसी ने बताया होगा कि अब सब आए हैं, तो कॉफी आधी ही छोड़ी क्योंकि कॉफी पीनी ही नहीं थी। तो अमित भाई की मैं क्षमा मांगता हूँ कि थोड़ा अंदाजा नहीं आया कि अपने को जल्दी कार्यक्रम करना है।
अदरवाइज हम मैसेज भी देते और थोड़ा पंडाल भी अच्छा बनाते। मैं माननीय अमित भाई को विनती करने के पहले प्रकाश अन्ना अवार्ड एक प्रतिमा उनको भेंट देना चाहते, फिर अमित भाई अपने को संबोधित करेंगे। ये बूथ में काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बैठक होने के कारण यहां से जाने के बाद 2 दिनों में अपने अपने बूथ में जो 1000 मतदार होते हैं उन तक ये पहुंचाना है। हम कोल्हापुर गए थे, अमित भाई मिले थे, उन्होंने ये मार्गदर्शन किया, तो ही बूथ प्रमुख के नाते अपनी भूमिका हम अदा किए से होगा। मैं माननीय अमित भाई को विनती करता हूं कि अब हम सबको मार्गदर्शन करें, उनके बाद तुरंत ही बीच में समय न गवाते हुए बैठक शुरू हो जाएगी। मेरे साथ सभी लोग भारत माता का जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की। अरे क्या आवाज हुई भाई, कोल्हापुर में ऐसी आवाज नहीं चलती। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए कि कोल्हापुर की आसपास की 12 की 12 विधानसभा सीटें और दोनों लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति को जीतनी है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, सर्वत्र विजय का संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान चंद्रशेखर बावनकुळे जी, प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, श्री धनंजय महाडिक जी, सांसद राज्यसभा श्री संजय मांडलिक जी, यहां से चुने हुए सांसद महोदय, कोल्हापुर के ही सपूत और महाराष्ट्र सरकार में उच्च और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, श्री सुरेश राव हालवणकर जी, श्री राजेश समृत सिंह घाटके जी, श्री विनय कोरे जी, श्री प्रकाश आवाडे जी, श्री राहुल चिकोडे जी, श्री महेश जाधव जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पड़ोसी सांसद श्री संजय काका पाटिल जी, भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन मंत्री श्रीमान शिव प्रकाश जी, और आज 12 विधानसभा सीटों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद माने भी आए हैं। मेरा ध्यान नहीं रहा, थोड़ा लेट आए, ताली बजा दो एक बार माने साहब के साथ लिए। और आज कोल्हापुर और उसके आसपास की 12 विधानसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी के मालिक ऐसे मेरे बूथ और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, आज महान शिव छत्रपति की जयंती है। बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि आज ही के दिन जन्म लेकर शिवराय ने पूरे देश में हिंदवी स्वराज का एक संदेश लेकर गुलामी के एक बहुत बड़े कालखंड में भारत माता की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम किया था। आज सुबह
पुणे के पास मैं, देवेंद्र जी, चंद्रकांत दादा, हमारे अध्यक्ष जी, सभी लोग गए थे और एक शिव सृष्टि का प्रथम चरण का लोकार्पण हुआ। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि जब भी पुणे जाइए शिव सृष्टि जरूर देखिएगा, क्योंकि बाबा साहेब पुरंदरे ने शिवाजी महाराज के पूरे जीवन को वहां पर संजोकर एक प्रेरणा स्थान बनाने का काम किया है। मित्रों, आप सभी लोग जरूर शिव सृष्टि देखने जाइएगा। और अभी अभी मैं अंबाबाई का आशीर्वाद लेकर यहां आया हूं। मैं जब भी कोल्हापुर जाता हूं महालक्ष्मी मां का आशीर्वाद लेने जरूर जाता हूं, क्योंकि हम सबके जीवन में मां का आशीर्वाद बहुत मायने रखता है। और मैं जब जब भी मां का आशीर्वाद लेकर गया, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को यश मिला है, विजय मिला है, आगे बढ़ी। आज भी यहां पर मैं 2024 के संपूर्ण विजय के अभियान के तहत यहां आया हूं। मित्रों, 2024 में फिर से एक बार देश में चुनाव होने वाला है। हमें मालूम है कि हम और हमारे साथी दल शिवसेना महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे और सामने सारे इकट्ठा होकर लड़ने वाले हैं। तीनों पार्टियां, प्रकाश आंबेडकर जी और जो कुछ बचे खुचे हैं, सारे एक ही बास्केट में आकर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ेंगे। और ये चुनाव केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाने का चुनाव नहीं। ये चुनाव फिर से एक बार पूर्ण बहुमत और 2/3 बहुमत से भाजपा और साथी दलों की सरकार बनाने का नहीं। ये चुनाव फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विजय ये महान भारत की रचना का चुनाव है, समृद्ध भारत की रचना का चुनाव। मोदी जी ने इन 9 साल के अंदर ढेर सारे परिवर्तन करे। देश की प्रगति, देश में शांति, देश की सुरक्षा और देश की समृद्धि चकाचौंध हो जाए, इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसीलिए सारे लोग इकट्ठा होने वाले हैं। मगर मैं जरा भी चिंतित नहीं हूं, किंचित मात्र चिंतित नहीं हूं कि जिस पार्टी के साथ ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ता हो, वो पार्टी कभी पराजित हो ही नहीं सकती। और यहां तो ये देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की टीम और साथ में मोदी जी जैसा करिश्माई नेतृत्व और परिणाम देने वाला नेतृत्व, ये दोनों का योग मणिकंचन का योग होता है। पराजय दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ने वाला है। मित्रों, हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चंद्रकांत दादा वे धीरे 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 अपनी स्टाइल से कह रहे थे, बूथ वाले आए, शक्ति केंद्र वाले आए, विधानसभा वाले आए। अरे दादा, काहे को धीरे धीरे बोलते हो? हमारी सामने वाली पार्टी की इतनी सभा नहीं होती, एक कार्यकर्ता का मेला हुआ इतना बड़ा हुआ है, देखकर किसी को अटैक आ जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की संगठन की शक्ति का परिचायक। और भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में लोक संपर्क और लोक संग्रह के सूत्र पर काम करने वाली पार्टी है। और इसीलिए जहां एक बार भारतीय जनता पार्टी का विजय होता है, वहां भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए विजयी होती है। मित्रों, मैं आज आप सभी को
2014 के पहले का भारत का परिदृश्य याद कराने आया हूं और शरद राव जी को भी कहता हूं, आप तो मंत्री थे, याद करिएगा कैसा भारत हमें सौंप कर गए थे आप। 2004 से 2014 तक ऐसी सरकार चली कि जिस सरकार में प्रधानमंत्री को कोई प्रधानमंत्री नहीं मानता था और सारे मंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री मानते थे। जिस सरकार में फैसले की कोई प्रक्रिया नहीं थी, पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार, स्कैम हर रोज अखबारों की सुर्खियां बनते थे। कभी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती थी, कभी केग कोई जांच जाहिर कर देते थे, कभी सीबीआई कूट पड़ती थी। वो सरकार चलाने वाले को मालूम ही नहीं था कि कौन आज हमें कहां से सर पर टपली लगाने वाला है, मालूम ही नहीं पड़ता। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए। आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठ कर कर आतंकवादी हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उससे पैरों से अपमानित करते थे और दिल्ली का दरबार चुपचाप बैठा हुआ था। दिल्ली के अंदर किसी में हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ, इनके कर्तृत्व के खिलाफ कोई कदम उठाए, कोई एक्शन ले। और प्रजा भी निश्वास के साथ सारी प्रक्रिया को मूक दर्शक बनकर देख रही थी। देश की आंतरिक सुरक्षा कोई ठोर ठिकाना नहीं था। उत्तर पूर्व में ध्वजवंदन नहीं करने देते थे। नक्सलाइट क्षेत्रों में स्कूलें बंद करा दी, कलेक्टर की ऑफिस को ताले लगा दिए। कश्मीर के अंदर आए दिन बंद, हड़ताल, बम धमाके, बम विस्फोट, सारे थिएटर बंद, सारे कल कारखाने बंद। एक प्रकार से देश के अंदर अव्यवस्था अपने चरम पर थी और दुनिया में भी देश की साख नीचे 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 गई थी। और उस वक्त 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम अगला चुनाव उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ेंगे और वो हमारे प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी। देखते 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 आक्रोशित युवाओं की भीड़, आक्रोशित युवाओं की भीड़ एक बहुत बड़े बवंडर में बदल गई और सब लोग मोदी जी के पीछे लग गए। और 2014 का जो परिणाम आया, वो परिणाम मित्रों ऐतिहासिक परिणाम था। आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूते पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और नरेंद्र भाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। मित्रों, और ये 2024 से 2023 का कालखंड हम सब ने देखा है। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी को एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का नेता चुनने की प्रक्रिया थी, मैं सेंट्रल हॉल में बैठा था। मैं भारतीय जनता पार्टी का महासचिव था। वहां पर मोदी जी ने भाषण किया कि मेरी सरकार दलितों की सरकार है, मेरी सरकार गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की और किसानों की सरकार है। और आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो कोरा भाषण नहीं था, मोदी जी ने कर कर दिखाया है। मित्रों, ये कर कर दिखाया है। ये 9 साल के अंदर
10 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर देने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जो गरीब महिला कभी कल्पना नहीं कर सकती थी कि मेरी झोंपड़ी धुएं से मुक्त हो जाएगी, मेरे घर में भी सिलेंडर आएगा। कंडे और टहनियां जला जला कर टीबी कर लेती थी, वो आंख की ज्योति चली जाती थी, वो मां के घर में आज गैस का सिलेंडर पहुंच गया है। 70 साल के बाद आज इसके चेहरे पर मुस्कान है और अपने घर के अंदर धुएं मुक्त वातावरण में खुली सांस ले रही है। 11 करोड़ माताओं को घर के अंदर शौचालय देने का काम, एक भगीरथ काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और 11 करोड़ परिवारों की माताओं बहनों को सम्मान देने का काम इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, हम कल्पना कर सकते हैं घर में शौचालय न हो, टॉयलेट न हो तो माताओं बहनों की स्थिति क्या होती। आजादी के 70 साल के बाद इस देश के 11 करोड़ घर में शौचालय टॉयलेट नहीं थे। हर घर में बिजली पहुंचाई, 3 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, 80 करोड़ लोगों को 5 लाख से ज्यादा पूरा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और कोरोना का समय आया, सबको लगता था जिनके पास पैसे हैं वो तो बच जाएंगे, टीका आएगा तो भी गरीब कैसे लगाएगा, उसका नंबर कब लगेगा। और भारतीय टीके बने, विश्व में सबसे प्रथम टीके बनाने वाला देशों में से हमारा देश भी था। और देखते 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 फ्री ऑफ कॉस्ट 130 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। कौन गरीब, कौन धनवान, कौन युवा, कौन महिला, कौन वृद्ध, कौन किशोर, सभी लोगों को टीके लगाए। अब जो कोरोना का कालखंड आया, लॉकडाउन हुआ, 80 करोड़ लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को उस दिन से आज तक प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। हर किसान के बैंक अकाउंट में सालाना 6,000 रुपया डालने का काम किया। धान और गेहूं की खरीदी लगभग 2.25 गुना हो गई। बंद पड़ी हुई गन्ना मिलों को अभी के बजट में 10,000 करोड़ का टैक्स का राहत रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से देने का, पश्चात असर से देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। किसानों के लिए ढेर सारी योजना लेकर आए। तो मोदी जी ने जो कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, किसान की सरकार है, उसकी उन्होंने परिपूर्ति कर दी। मित्रों, सुरक्षा के मामले में मोदी जी ने आजादी के बाद पहली बार देश की रक्षा नीति सुनिश्चित की। पहले रक्षा नीति विदेश नीति से प्रभावित होती थी। मोदी जी ने कर दिया स्पष्ट कि हमें दुनिया के हर देश के साथ अच्छे संबंध चाहिए, पड़ोसियों के साथ भी चाहिए, मगर हमारी सीमाओं के साथ, हमारे जवानों के साथ कोई छेड़खानी करेगा तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, वो सुनिश्चित कर दिया। पाकिस्तान को आदत पड़ी थी हर रोज यहां आकर कुछ न कुछ हरकत करने की। उरी और पुलवामा में हमला कर दिया, हमारे जवानों को जिंदा जला दिया, गोलियों से भून दिया। सब लोग सहम कर रह गए। अब क्या होगा, क्या हो सकता है, युद्ध तो कर नहीं सकते, क्या होगा। सब देखते ही रह गए। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेकर हमारे जवान वापिस आ गए। और एक ही कदम से पूरी दुनिया में एक संदेश चला गया कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं, नतीजे भुगतने पड़ते हैं।
कई सारी ऐसी समस्याएं जिसके लिए देश सोचता था कि ये कभी रिजॉल्व ही नहीं हो सकता। यहां इतने सारे कार्यकर्ता आए हैं। भैया आप मुझे बताओ, 2014 के पहले आप मानते थे कि इस देश में कभी शांतिपूर्ण तरीके से राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में होगा? ऐसा कोई मानता था क्या? जरा जोर से बोलो, मानते थे क्या? और जोर से बोलो, मानते थे? मोदी जी ने 2019 में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का शिलान्यास कर दिया है और थोड़े ही समय में राम मंदिर समाप्त हो जाएगा। और खाली राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर नया बना, उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बना, गुजरात में शक्तिपीठ को फिर से पुनर्जीवित किया गया, सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है, बद्री धाम और केदार धाम का पुनरुद्धार हुआ। हमारे सारे आस्था केंद्रों को गर्व के साथ महिमा मंडित करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और मोदी जी ने सिद्ध कर दिया कि सांस्कृतिक विरासत को संभालना और आधुनिक भारत बनाना दोनों साथ में हो सकता है। इसके बीच में कोई विरोधाभास नहीं है। मित्रों, मुझे बताओ, आप कभी लोग सोचते थे कि ट्रिपल तलाक इस देश में खत्म हो जाएगा? बोलो, कोल्हापुर वालों सोचते थे क्या? मोदी जी ने एक ही झटके में ट्रिपल तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को अपना अधिकार देने का काम किया है। मित्रों, अधिकार। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। और आप कभी सोचते थे क्या? नारा तो हम कभी सभी लोग लगाते थे, छोटे से तख्ते लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। एक देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान नहीं चलेंगे। परंतु कभी आप सोचते थे धारा 370 हटेगी? बताओ भाई, कल्पना आती थी क्या ऐसी? जरा जोर से बोलो। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने कलम के एक झटके से धारा 370 और 35 को उखाड़कर फेंक दिया। और शरद पवार की पार्टी एनसीपी, राहुल बाबा की पार्टी कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा, ममता, समता, नीतीश कुमार, कोई बाकी सब लोग खड़े हो गए, विरोध किया और कहते थे कि मत हटाइए, मत हटाइए। मैं ही बिल पायलट कर रहा था। मैंने पूछा क्यों न हटाए भाई? तूने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों, 370 कलम समाप्त हो गई। खून की नदियां छोड़ो, किसी को कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की हिम्मत। और आज ये कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बन गया है। उसको कोई हमसे जुदा नहीं कर सकता। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जिस कामों के लिए 70 साल से इस देश की जनता आस लगाकर बैठी थी, कोई तो आए और ये कामों को पूरा करे। मोदी जी ने, देश की जनता ने 2 बार उनको मैंडेट दिया। मोदी जी ने सारे काम, 70 साल के काम 5 साल के अंदर समाप्त कर दिए। मित्रों, इस देश को दुनिया में उत्पादन का हब बनाने का काम किया। कृषि का विकास तो करना ही है, अर्थतंत्र को आगे बढ़ाना है, तो दुनिया भर की कंपनियों को भारत में उत्पादन करने के लिए प्रेरित करनी है। मेक इन इंडिया की पॉलिसी लाए, अनेक प्रकार की नीतियों का निर्धारण किया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ड्रोन के क्षेत्र में स्टार्टअप की पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग हब की पॉलिसी, कई प्रकार की पीएलआई स्कीम लाए, कई राज्यों में डिफेंस कॉरिडोर बनाए
और देखते 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 भारत आज दुनिया में सबसे लोकप्रिय उत्पादन का हब बना है। दुनिया की सारी कंपनियां भारत में उत्पादन करने के लिए लालायित खड़ी है। और इसका परिणाम क्या हुआ? 2004 में अटल जी देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 11 से एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। 10 साल तक 11 का 11 किया और एक बार तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत बड़ी उपलब्धि बताई कि हमने हमारी रैंकिंग को नीचे नहीं जाने दिया। बहुत बड़ी, कितनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने बताई। मोदी जी ने 9 साल में हमारे अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम कर दिया। इतनी बड़ी छलांग कभी नहीं लगी और ये सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी आती है तो अर्थतंत्र आगे बढ़ता है और कांग्रेस और उसके साथी आते हैं तो अर्थतंत्र में स्थगितता आ जाती है। 9 साल से सरकार चला रहे हैं। 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाली ये कांग्रेस पार्टी और उनके साथी शरद राव समेत सभी कोई हम पर आज तक एक पैसे का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर पाया। हमने प्रामाणिकता के साथ सरकार, किसी की हिम्मत नहीं, विपक्ष की भी नहीं, मोदी जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र के अंदर एक कोल्हापुर लोकसभा बैठक और इसके साथ वाली बैठक दोनों हमने चिन्हित बैठकों में चिन्हित की है। इसको फिर से जीतना है और यहां मजबूत गढ़ एनडीए का बनाना है। और अब तो सारे व्यवधान दूर हो गए हैं। 19 को देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे या नहीं लड़े थे भाई? जरा जोर से बोलो, लड़े थे या नहीं लड़े थे? बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई थी या नहीं लगाई थी? छोटी फोटो उद्धव जी की थी या नहीं थी? कई बार बोले कि नहीं बोले देवेंद्र के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने भी हर जगह पे कहा, मोदी जी ने भी हर जगह पे कहा और चुनाव के नतीजे आए, मुंह में पानी छूटा, सारे सिद्धांतों को तरबतर कर कर शरद राव की शरण में जाकर बैठ गए और उन्होंने कहा हमें मुख्यमंत्री बनाओ। पार्टी किसकी बड़ी बनी थी भाई? जोर से बोलो, किसकी बनी थी? कौन बनना चाहिए? अरे हमें सत्ता का लोभ नहीं है। सत्ता के लिए हमने सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ाई है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी आज शरद पवार के चरणों में बैठ गई थी और आज समय ने करवट ली है। शिवसेना असली बनकर धनुष बाण के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी। और मैं फिर से कहता हूं, हमें सत्ता का मोह नहीं है। हमारे मन में महाराष्ट्र का हित सर्वोपरि। और आज भी एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज्यादा विधायकों ने किया है और आज उनको सबक सिखाने का काम भी हुआ है। मगर महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव है तब हमारी अपेक्षा महाराष्ट्र के अंदर बहुमत की नहीं है। बहुमत नहीं प्राप्त करना है। गत चुनाव में भी 48 में से 42 सीटें जीते थे, मगर हमें इससे संतुष्टि नहीं है। इस बार बहुमत नहीं चाहिए, संपूर्ण विजय चाहिए। 48 की 48 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली, मोदी जी के झोली में डाली। और शिवसेना भाजपा युति फिर से एक बार ये सिद्ध कर ले कि कुटिल बुद्धि से राजनीति को और सत्ता को कुछ क्षण के लिए तो हथिया सकते हो, मगर रण मैदान में जब आने का समय आता है
तब तो साहस, शौर्य और परिणाम ही काम आता है, जो आपके पास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में महान भारत की रचना करनी है, समृद्ध भारत की रचना करनी है, और देश की जब शताब्दी हो 2047 में, तब दुनिया में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो, इस प्रकार के भारत की नींव डालने का काम करना है। इसलिए एक और बार पराक्रम की पराकाष्ठा और पुरुषार्थ कर कर महाराष्ट्र के अंदर संपूर्ण विजय प्राप्त करनी है। 48 की 48 सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है। सेना भाजपा युति फिर से एक बार पूरे महाराष्ट्र पर वर्चस्व प्रस्थापित करे, ये बहुत जरूरी है। मुझे बताइए माताओं, भाइयों, बहनों, सभी कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता, तैयार है क्या? संपूर्ण विजय के लिए तैयार है क्या? 48 की 48 सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, 2/3 बहुमत से भाजपा सरकार बनाएंगे, जिन्होंने धोखा दिया है उनको सबक सिखाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। आज शिव जयंती है, संपूर्ण विजय के निश्चय का मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, वंदे वंदे वंदे।